दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जब आप सड़क पर जा रहे हो और आपको ऐसा आभास हो कि सामने पानी भरा हुआ है और जब आप उसके पास पहुंचे तो पता लगे अरे यहां तो पानी नहीं है, ये तो बिल्कुल सूखी सड़क है। निश्चित रूप से आपको इस प्रकार का अनुभव गर्मी के दिनों में अवश्य हुआ होगा, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत होता है। जब भी मैं बाइक लेकर जाता हूं या कोई भी गाड़ी लेकर जाता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सड़क, सामने जो सड़क है उस पर पानी भरा हुआ है, और जब वहां पास में पहुंचते हैं तो पता लगता है यहां तो कोई पानी नहीं है, ये तो सूखी जगह है। आप जानते हैं इसका क्या कारण है? इसके कारण को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। ये घटनाएं जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में जो हमें पानी दिखाई देता है वहां पर पानी नहीं होता है, फिर भी हमें पानी का एहसास क्यों होता है। इस घटना को कहा जाता है मृग तृष्णा या मिराज। तो इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे अपवर्तन को। हम ये जानते हैं कि प्रकाश की किरण का एक मुख्य गुण होता है, प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। जैसे कोई माध्यम सघन है जिसमें अणु पास पास हैं, और दूसरा माध्यम ऐसा है जिसमें अणु दूर दूर हैं, अर्थात विरल माध्यम है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे सघन माध्यम में हम समझें जल है, और विरल माध्यम में हम समझें जैसे वायु है। अब वायु से जल में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से उसकी जो वास्तविक दिशा है उससे वो विचलित हो जाएगी, और इसी विचलन को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें, जैसे हम समझें अपवर्तन में, मान लो एक है विरल माध्यम जैसे वायु, दूसरा है सघन माध्यम अर्थात जिसमें अणु निकट है, जिसका घनत्व ज्यादा है। इसमें हम उदाहरण समझते हैं जैसे कांच है। अगर वायु से तुलना करके देखते हैं तो कांच भी सघन माध्यम होगा, इसके अतिरिक्त जल भी सघन माध्यम होगा, कई सघन माध्यम हो सकते हैं। तो जैसे हम वायु और कांच की तुलना करके देखें तो ये वायु है और ये कांच है। इन दोनों को पृथक करने वाला एक तल है, इसे हम कहेंगे पृथककारी तल। अब मान लें कोई प्रकाश की किरण यहां से चलती हुई यहां पहुंच रही है। जब यह प्रकाश की किरण वायु में चलेगी तो सीधी रेखा में गति करेगी, इसका गमन बिल्कुल सीधी रेखा में होगा, और इस गमन की अगर हम बात करें तो यह इसकी मूल दिशा इस प्रकार की होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पृथककारी तल पर पहुंचती है अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। यह जो किरण है यह कहलाएगी आपतित किरण, और जो भटकी हुई किरण है इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। किसी एक बिंदु को जहां पर हम इस किरण की घटना को समझ रहे हैं, इस बिंदु के लंबवत एक काल्पनिक रेखा हम यहां पर खींचेंगे और इसे हम कहेंगे अभिलंब। तो यह अपवर्तन की एक सामान्य घटना है। अब इस अपवर्तन की घटना में हम एक बात और देख रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। इसी प्रकार का एक कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है, इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। ये मुख्य बातें हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। इस घटना में मुख्य बातें क्या निकलकर सामने आ रही हैं? एक तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतन कोण का मान बड़ा है, अपवर्तन कोण का मान कम है।
हम इसे दूसरे रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के निकट आ जाती है। अब जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी अभिलंब के निकट आएगी, यानी आपतन कोण का मान कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब भी अभिलंब से दूर हट जाएगी, और दूर हट जाने के कारण आपतन कोण, जिसे अब हम अपवर्तन कोण कहेंगे, इसका मान बढ़ जाएगा। तो एक तो यह बात हमें समझनी चाहिए। अब अपवर्तन की बात जब स्पष्ट हो जाती है, इसके बाद क्लियर होनी चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आएगा तो उसके बाद हमें पूरी घटना अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो दूसरा बिंदु हम यहां पर समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमको दिखाई देती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है। अब ये किस प्रकार होती है ये देखिए। जैसे यह है पृथककारी तल। पृथककारी तल का अर्थ है जो दो माध्यमों को पृथक करने वाला तल है। हम ये मान रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो माध्यम है ये है सघन, इसके अणु पास पास है। नीचे ये जो माध्यम है ये है विरल। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं विरल है जैसे वायु, और सघन है जो इसकी तुलना में जिसके अणु अधिक निकट है वो सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे यहां पर हम उदाहरण मान रहे हैं कांच। अब यदि प्रकाश की किरण पृथककारी तल पर आकर टकराती है, जैसे ये एक प्रकाश की किरण है, ये यहां टकरा रही है, इस स्थिति में इस प्रकाश की किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकरा रही है उसी बिंदु से पृथककारी तल पर हम एक अभिलंब मानेंगे, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ये एक अभिलंब है। हमने ये बात पढ़ी थी, अभी हमने समझी थी ये बात कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपतन कोण है और यहां जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाएगा। तो अब यहां पर प्रकाश की किरण जो आपतित किरण है वो जब यहां पर पहुंचेगी, उसके बाद में जब ये विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब है इससे दूर हट जाएगी। यानी ये कोण सदैव बड़ा होगा जो इसका अपवर्तन कोण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस दौरान जो आपतन कोण होता है इसकी तुलना में जो अपवर्तन कोण है वह बड़ा होता है। अब इसी स्थिति को हम अलग अलग डायरेक्शन से अगर देखें, यानी हम ये कहें कि ये जो आपतन कोण है इस आपतन कोण के मान को हम बढ़ाएं। अपवर्तन का नियम हम पहले से जानते हैं कि आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है उसका अनुपात सदैव स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को आधार मानते हुए यदि यहां पर हम देखें कि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। जैसे यदि ये प्रकाश की किरण, हमने इसको एक नंबर प्रकाश की किरण कह दिया, यदि ये प्रकाश की किरण एक यहां से गिर रही हो, आपतित किरण यदि ये हो, ये कोण जब बड़ा है तो ये कोण भी बढ़ जाएगा, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। ये दूसरे नंबर की प्रकाश की किरण है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार हो, तीसरे नंबर की प्रकाश की किरण कहें हम, जिसने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, तो अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ जाता है कि यह पृथककारी तल पर आ जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि आपतित किरण इस प्रकार से ऐसा कोण बना रही है, इस प्रकार का आपतन कोण बना रही है कि अपवर्तन कोण का मान समकोण हो गया है। यहां देखें हम, ये समकोण हो गया, इस प्रकार हम देख सकते हैं।
तो इस स्थिति में जो आपतन कोण है इसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। तो एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण में हमने क्या देखा, अपवर्तन की क्रिया हो रही है। अपवर्तन की क्रिया होने पर यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार का कोण बना रही है, इस प्रकार का आपतन कोण बना रही है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है, समकोण हो गया है, तो उस स्थिति में जो आपतन कोण है उसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। यही एक मुख्य बिंदु है। क्रांतिक कोण के बाद यदि कोई प्रकाश की किरण अब ऐसी है, जैसे यहां हम देखें अभिलंब है, यहां हमने देखा कि प्रकाश की किरण ये ऐसी है जिसने क्रांतिक कोण बनाया, यह है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्यों है ये क्रांतिक कोण? क्योंकि ये हो गया है, जो अपवर्तन कोण है ये बन गया है समकोण। अब ये हम लगातार देख रहे हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है तो अपवर्तन कोण का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यदि ये प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से भी ज्यादा का कोण बनाती, क्रांतिक कोण तो यहां तक था, मान लें हम प्रकाश की किरण इस प्रकार से गिर रही है कि इसने क्रांतिक कोण से भी बड़ा आपतन कोण बना दिया, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में, क्योंकि ये हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण जब ज्यादा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यहां पर जो अपवर्तन कोण है इसका मान भी बढ़ जाएगा और यह बढ़कर समकोण से अधिक हो जाएगा। इसलिए पृथक्कारी तल पर चलने वाली प्रकाश की किरण इस कोण को और बढ़ा देगी, समकोण से अधिक हो गया ये कोण। अब ये जो कोण है ये है अपवर्तन कोण। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा कि क्रांतिक कोण के बढ़ने पर प्रकाश की किरण पृथक्कारी तल से भी ऊपर आ गई, यानी ये पुनः सघन माध्यम में प्रवेश कर गई। ये सघन माध्यम था, सघन माध्यम से यहां पहुंचते पहुंचते ये एक ऐसी स्थिति आई जिसमें क्रांतिक कोण बना और क्रांतिक कोण बन जाने के कारण समकोण पर अपवर्तित किरण आई और जब क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण बनने लगा तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में प्रवेश कर गई। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा में हम क्या कहेंगे? बिल्कुल साधारण सी परिभाषा हम बना सकते हैं इसकी, कि जब आपतित किरण इस प्रकार से आपतित हो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है या लौट आती है। इस घटना को कहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण हीरा चमकता है, इसी के कारण जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं वो कार्य करते हैं और इसी के कारण हम उस घटना की जो हम बात कर रहे हैं उसको यहां पर समझेंगे जिसे कहा जाता है मिराज या मृग तृष्णा। वो इसी घटना पर आधारित है जिसमें हमको जब सड़क पर हम चलते हैं तो हमको ऐसा आभास होता है जैसे पानी भरा हुआ है और जब हम वहां निकट पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है वहां किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है बल्कि वो सूखा स्थान है। तो अब हम इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर समझेंगे कि किस प्रकार से मृग तृष्णा में हमको जल भरा हुआ है ऐसा आभास होता है। जैसे ये है मिराज या मृग तृष्णा, इसको समझेंगे हम ये मान रहे हैं कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक वृक्ष है और ये इसका एक रास्ता है जहां पर हम चल रहे हैं, ये हमारी दृष्टि है। अब तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने के कारण यहां जो पूरी वायु है इस वायु पर उस तापमान का प्रभाव पड़ेगा और ताप के कारण हम जानते हैं कि अणु दूर दूर होते हैं और दूर दूर हो जाने के कारण विरलता बढ़ती है। लेकिन तापमान कहां अधिक है और कहां कम है इस आधार पर विरलता में अंतर होगा। जैसे ये पूरी ही वायु है, इस वायु में हम भी खड़े हैं, वायु में हमारे नेत्र भी हैं और वायु में ही सामने कोई वस्तु भी है और ये एक मार्ग है या सड़क है जहां पर हम खड़े हुए हैं। सड़क पृथ्वी से जुड़ी हुई है
और पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण चूंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिर रही हैं तो पृथ्वी का तापमान अन्य जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसकी तुलना में अधिक होगा। और अधिक होने के कारण जो वायु पृथ्वी के बिल्कुल निकट चल रही है वो वायु अधिक विरल होगी, यानी उसके कण दूर दूर होंगे। तो हम समझने के लिए ये मान लेते हैं कि ये एक ऐसी लेयर बन गई है, ऐसी परत बन गई है जो विरल वायु है, इसका तापमान अधिक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये विरल वायु है क्योंकि पृथ्वी से सीधी जुड़ी हुई है और इसलिए तापमान अधिक है। और तापमान अधिक हो जाने के कारण यहां इस वायु के जो कण हैं या इस वायु के जो अणु हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, तो विरलता अधिक है। इसके ऊपर की जो परत है ये तुलनात्मक रूप से कम विरल है या ये कहें कि अधिक सघन है। तो हम ये कहेंगे अपेक्षाकृत सघन, इसकी तुलना में ये अधिक सघन है। इसी तरह से एक और पॉइंट मान लेते हैं हम, एक लेयर और बनी हुई है, ये धीरे धीरे दूरी बढ़ती जा रही है। पृथ्वी अधिक गर्म होने के कारण यहां अधिक टेम्परेचर है और इस कारण से इसके निकट की जो इसके संपर्क वाली जो वायु है ये अधिक विरल है। इसके ऊपर वाली इसकी तुलना में थोड़ी सघन है, इसके ऊपर वाली और भी सघन है, तो ये भी सघन है, और इसके ऊपर वाली और भी सघन है। इस प्रकार से वायु की अलग अलग परत बनी हुई है। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उस दौरान जो अभिलंब है उससे दूर हट जाती है, या हम ये कहें कि अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है। तो अब ये माने कि कोई एक ये बिंदु है, इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं। इस ए बिंदु से ही हमको इसके पूरे प्रतिबिंब को हम समझ सकते हैं। तो यदि कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु से आकर यहां आती है, यह सघन माध्यम है और इसकी तुलना में ये थोड़ा कम सघन है या विरल माध्यम है, इसलिए प्रकाश की किरण यदि हम यहां पर एक अभिलंब माने तो प्रकाश की किरण इससे दूर होगी। इस कोण की बात करें और इस कोण की बात करें तो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा क्योंकि ये विरल है। अब ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश की किरण है ये इस पृथक्कारी तल पर पहुंच रही है। इस दौरान अब हम इसको कहेंगे आपतित किरण, और ये आपतित किरण यहां पर इस प्रकार से पहुंचती है कि ये जो क्रांतिक कोण है उस क्रांतिक कोण से अधिक का कोण बन जाता है। यदि ये प्रकाश की किरण यहां से इस पर गिरे और इस प्रकार गिरे कि क्रांतिक कोण से अधिक का कोण बने, तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तन कोण है वो अधिक बन जाता है और प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में प्रवेश करती है और इस प्रकार से ये हमारे नेत्रों तक पहुंचती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश की किरणें कभी भी मुड़ी हुई हमें दिखाई नहीं देती हैं। हमें प्रकाश की किरण सदैव सीधी आती हुई ही दिखाई देती है। इसलिए हम इन प्रकाश की किरणों को या इस बिंदु को नेत्र से जब देखेंगे तो हमें इस प्रकार से दिखाई नहीं दे सकता। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें भले ही हम तक इस प्रकार से पहुंची हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा आभास होगा कि ये बिंदु कहीं सीधी प्रकाश की किरणों को ही निकाल रहा है। तो जो प्रकाश की किरण हमारे नेत्र तक यहां पहुंच रही है, हमें ऐसा आभास होगा कि यह प्रकाश की किरण कहीं से सीधी आ रही है। और ऐसी स्थिति में जो बिंदु यहां पर है वो बिंदु हमें यहां दिखाई देगा। इसे हम कह सकते हैं ए डैश। इसलिए हमें ये पेड़ इस प्रकार उल्टा दिखाई देगा। जो पौधा सीधा लगा हुआ है हमें ऐसा आभास होगा कि वह उल्टा है। अब उल्टा दिखने का सीधा सा अर्थ जानते हैं, कहीं पानी भरा हुआ हो, तालाब हो, उसके किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो हमें उल्टे दिखाई देते हैं क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो यहां से देखने पर हमें ऐसा आभास होगा कि जो पेड़ है उसका यहां प्रतिबिंब है, और नीचे जब प्रतिबिंब दिखाई देगा तो निश्चित रूप से हमें यह आभास होगा कि यहां जल भरा हुआ है। किंतु जैसे जैसे हम इसके निकट आएंगे पता चलेगा यहां किसी प्रकार का कोई जल नहीं है।
यह घटना कहलाती है मिराज या मृग तृष्णा। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि गर्मी के दिनों में जो सड़कों पर हमें पानी भरा हुआ दिखाई देता है, वास्तविकता में वहां पानी नहीं होता है। तो ऐसी क्या घटना होती है जिसके कारण हमें वहां पानी का आभास होता है? तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो अपवर्तन का ही एक प्रकार है। धन्यवाद।